के साथ हमारे मुख्य वक्ता, जिनका मैं एक छोटा सा परिचय आप सभी को दे दूं। इनका नाम, कृपया अपने माइक को ऑफ रखिए। इनका नाम डॉक्टर सुब्रता मिश्रा है। आपका बहुत बहुत स्वागत मैडम। बड़े ही संक्षिप्त अंतराल में, बड़े ही विषम परिस्थिति में आपसे संपर्क हुई और आपने हमें अपने आतिथ्य सेवा के लिए अवसर प्रदान किया। डॉक्टर सुब्रता मिश्रा मूलतः विज्ञान लेखिका हैं और वे पिछले 25 वर्षों से विज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न लेखों को प्रकाशित करके आम जनमानस को लाभान्वित कर रहे हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर सुब्रता मिश्रा तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय महामहिम प्रणब मुखर्जी के कर कमलों से भारत सरकार के राजभाषा विभाग का राजीव गांधी ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित हैं। इनके साथ साथ डॉक्टर सुब्रता मिश्रा मैडम पर्यावरण विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, अंटार्कटिका विज्ञान और समुद्र विज्ञान सहित विज्ञान के विविध विषयों पर हिंदी और अंग्रेजी में कुल लगभग 21 किताबों का प्रकाशन कर चुकी हैं। देश विदेश में इन्होंने लगभग 100 आमंत्रित व्याख्यान दे चुके हैं। इनके साथ साथ इनकी पारखी नजरों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज के समय में इनके पास 600 लेख और 200 विज्ञान कविताएं संग्रहित हैं। ये समय समय पर आकाशवाणी और दूरदर्शन में विभिन्न प्रकार के ज्ञानोपयोगी, समाजोपयोगी, मानव कल्याण हेतु व्याख्यान करते हैं। तो आइए हम इनका स्वागत करें और आगे का मंच डॉक्टर सुब्रता मिश्रा अपने तरफ से प्रस्तुत करेगी। आपका स्वागत है मैडम। धन्यवाद सर। स्वागत है मैडम, धन्यवाद। आदरणीय कुलपति महोदय, वाईबीएन यूनिवर्सिटी, डॉक्टर पात्रा सर और इस वेब गोष्ठी से जुड़े हमारे प्यारे विद्यार्थी, शोधार्थी और साथ में जितने भी भागीदार मित्र हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ वाईबीएन यूनिवर्सिटी का कि उन्होंने मुझे अपने विचार इस विषय पर रखने का अवसर प्रदान किया। और चूँकि पात्रा सर ने मुझे 30 मिनट का समय दिया है, तो महिलाओं का योगदान यदि मैं 30 मिनट में पूरी कोशिश करूँगी, और इसलिए मैंने इसका एक PowerPoint प्रेजेंटेशन बनाया, क्योंकि ये बड़ी अच्छी तकनीक है कि इसके कारण हम बात को कम समय में ज़्यादा बात को बोल सकते हैं। तो मैं अपना ये PowerPoint शेयर करती हूँ। दिखाई दे रहा है सर आपको? हेलो? जी 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 मैम। तो हमारा जो विषय है वो है कि विज्ञान में महिलाओं का योगदान। और जैसा कि डॉक्टर कामनी कुमार मैम ने बताया था कि हम इस संगोष्ठी को इसलिए मना रहे हैं क्योंकि कल 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस था और इस साल ये 7वां दिवस है। 2016 से इसको मनाया जा रहा है। और ये जो दिवस मनाते हैं या इसको मनाने का जो उद्देश्य रखा गया था वो ये था कि विज्ञान के क्षेत्र में, विशेष तौर पर स्टेम जिसे कहते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, इसको मिला के स्टेम कहा जाता है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने, महिलाओं ही नहीं, बालिकाओं, क्योंकि जब बालिकाएं आएंगी तब तो वो महिला जब बनेंगी तब उनकी भागीदारी आएगी। तो एक शब्द आता है इसके उद्देश्य में, समान सहभागिता। समान सहभागिता अपने आप में ये दर्शा रहा है कि कहीं असमानता है, और वो असमानता लैंगिक असमानता है कि महिलाओं का प्रतिशत कम है, इसलिए उसकी सहभागिता को बढ़ाना है। दूसरी चीज आती है कि जो महिलाएं और बालिकाएं हैं उनको विज्ञान के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए प्रोत्साहित करना। और तीसरा उद्देश्य होता है कि विज्ञान में जो भी अब तक महिलाओं ने योगदान दिया है उनको हमें सम्मान करना। तो ये 3 बिंदु जो हैं वो आते हैं इस दिवस को मनाने के। लेकिन यहाँ मैं एक चीज
कहना चाहूंगी कि जो तीन बातें आती हैं कि विज्ञान में महिलाओं के योगदान को सम्मान देना, बालिकाओं को विज्ञान के लिए प्रोत्साहित करना, इन ये दो प्रश्न खड़े करते हैं कि क्यों विज्ञान में महिलाओं के योगदान की चर्चा की जाए या कि महिलाओं को विज्ञान के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ये जो दो प्रश्न हैं, इन दो प्रश्नों को हम दो दृष्टियों से यदि देखें, एक सकारात्मक दृष्टि से और एक नकारात्मक दृष्टि से। सकारात्मक दृष्टि से हम कहेंगे कि भाई विज्ञान जो भी विज्ञान में महिलाओं ने योगदान दिया है, हम उसका सम्मान करते हैं, ये सकारात्मक दृष्टिकोण। या लड़कियों को प्रोत्साहित किया जाना है, ये सकारात्मक दृष्टिकोण कि और ज्यादा से ज्यादा वो आगे आए। लेकिन एक जो दूसरा दृष्टिकोण है, जो आज के विषय में मैं खासतौर पर उसको पैरेलल चलाऊंगी कि क्यों ये जरूरी होता है, उसका कारण ये कि जैसे अभी डॉक्टर कामनी मैडम ने कहा कि उनके समय में विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में लड़कियां कम आती थी, कम आती नहीं थी। ये बात मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो दो प्रश्न हैं कि कम आती नहीं थी, बल्कि उन सदियों में या उन वर्षों में कम आकी जाती थी। ये पूरी एक वैश्विक प्रवृत्ति जैसी बन गई थी कि विज्ञान के क्षेत्र में महिलाएं जो हैं कमतर हैं, यानी उनको गणित समझ में नहीं आता या उनको विज्ञान समझ में नहीं आता, ये एक धारणा थी। और एक और चीज थी जो जैसे हम अभी ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मना रहे हैं, उनके अनुदानों को योगदानों को याद कर रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था कि जो महिलाओं का योगदान हुआ करता उसको अनदेखी करने की परंपरा जैसी विश्व में भी और भारत में भी बन गई थी। तो ये एक अलग दृष्टिकोण है। और इन सब दृष्टिकोणों के चलते या इन दृष्टिकोणों को रखते हुए उस दौर से लेकर आज तक महिलाएं सामाजिक स्तर पर अपने आप को लड़ते आ रही है, संघर्ष करते आ रही है और उसके समानांतर वैज्ञानिक कार्य भी करते हैं। हालांकि ये परिस्थितियां अब काफी बदल गई हैं, इनको हम क्रमशः आंकड़ों से देखेंगे कि किस तरह तब से लेकर अब तक की परिस्थितियों में परिवर्तन आया है, महिलाओं के विज्ञान में योगदान बढ़ा है और प्रोत्साहन के लिए क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं। तो इस तरह से आज का हम ये पूरा विवेचन करेंगे। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरह से एक आम मनोग्रंथि या कहना चाहिए एक मिथक या एक गलत परंपरा जो पड़ी है कि लड़कियों को गणित कम समझ में आता है, विज्ञान के विषय कम समझ में आते हैं, ये जो सोच है, ये कमतर दिखाने की जो बात है, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाना चाहती है कि लड़कियों में दिमाग कम होता है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है और इस अभिधारणा को तोड़ा है एक पिछले साल 2021 में एक अमेरिका के कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी का बहुत ही शानदार शोध पत्र प्रकाशित हुआ था साइंस ऑफ लर्निंग जर्नल में। उसमें वैज्ञानिकों ने एक शोध किया, युवा लड़के और लड़कियों को उन्होंने ये देखा कि गणित को समझने में उनका मस्तिष्क किस तरह से कार्य करता है। तो जब इसके परिणाम आए इस शोध के, तो ये देखा गया कि गणित को समझने में या मस्तिष्क के संरचनात्मक या क्रियात्मक विकास में बिल्कुल कोई लैंगिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि लड़कियां और लड़के एक तरीके से गणित को समझते हैं, उनका मस्तिष्क एक सा विकसित होता है, सब कुछ एक सा चलता है। तो इस तरह के जो और भी शोध हैं वो ये दर्शाते हैं कि ऐसी कोई लैंगिक जो अवधारणा बना ली गई है विज्ञान या गणित या इंजीनियरिंग या तकनीकी को लेकर कि लड़कियां नहीं कर सकती हैं, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बिल्कुल गलत ठहराया जा चुका है। तो इसलिए अब जरूरी ये हो जाता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये बात सीधे से नकार दी गई है कि ये गलत है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो बात है ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से विश्व समाज और यदि हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारतीय समाज में जो भी महिलाओं को लेके, लड़कियों की पढ़ाई को लेके, खासतौर पर विज्ञान के क्षेत्र में उनकी समझ को लेके जो गलत धारणाएं बनी है वो पूरी तरह से सामाजिक है,
उनका संबंध वैज्ञानिक या मस्तिष्क से बिल्कुल नहीं। तो आज का जो विज्ञान में महिलाओं का योगदान का हमारा विवेचन है, इसे मैं 4 बिंदुओं से समझाना चाहूँगी। एक तो 2 भागों में हम देखेंगे कि विश्व स्तर पर कैसा योगदान रहा और भारत में कैसा योगदान है। विश्व स्तर पर भी हम इसे 2 तरह से देखेंगे कि प्राचीन शताब्दियों में किस तरह से महिलाओं ने विज्ञान के क्षेत्र में योगदान दिया और आधुनिक विश्व में महिला वैज्ञानिक कैसे-कैसे काम उन्होंने किए हैं और अपना योगदान विज्ञान में दिया। भारत के संदर्भ में भी हम 20वीं शताब्दी में और अभी जो वर्तमान में कार्य कर रही हैं, इस तरह से हम 4 बिंदुओं पर इस पूरे विषय का विवेचन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राचीन शताब्दियों में महिला वैज्ञानिकों का विश्व स्तर पर क्या योगदान था। तो एक बहुत ही इतिहास अलग से जो लिखा गया है, आप में से बहुत से लोग इस बात को जानते भी होंगे या किन्हीं लोगों ने पढ़ा भी होगा कि पहली शताब्दी से लेके 18वीं शताब्दी यदि आप देखेंगे इतिहास को, जो विज्ञान में महिलाओं के योगदान पर लिखा गया है, तो उसमें सीधे सीधे ये बात सामने आती है कि पहली और दूसरी शताब्दी में भी महिलाओं का विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान था। उसमें आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि किस तरह से पहली सदी में एक अलेक्जेंड्रिया की थियोन की बेटी थी। सोचिए वो कितनी बड़ी गणितज्ञ थी कि उन्होंने हाइपेटिया, जो यहाँ से गणित से जुड़े हुए विद्यार्थी होंगे उन्होंने ये नाम जरूर सुने होंगे कि हाइपेटिया के जो ज्यामिति और बीजगणित और खगोल विज्ञान से जुड़ी जितने भी तथ्य हुआ करते थे, उनकी महत्वपूर्ण टिप्पणियां उस थियोन की बेटी ने लिखी। इसी तरह से पाइथागोरस जो थे, उनकी एक शिष्या थी थीनो। वो तो गणितज्ञ थी और साथ में चिकित्सक भी थी। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जो पुरानी शताब्दियों में भी मिलते हैं। इसमें एक बात मैं और बताना चाहूंगी कि इटली एक ऐसा देश था। जब हम इस इतिहास को पढ़ते हैं प्राचीन शताब्दियों के, तो एक बात सामने आती है कि इटली ऐसा देश था विश्व में जहां पर कि चिकित्सा के क्षेत्र में महिलाओं के प्रति बड़ा ही उदारवादी दृष्टिकोण था। और इसीलिए जब आप 17वीं शताब्दी पहले से लेकर धीरे 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 क्रमशः हम कहते हैं कि ये सुधार जो है होता गया। सुधार महिलाओं के मस्तिष्क में नहीं हुआ, सुधार सामाजिक रीतियों में हुआ। सामाजिक बदलाव क्रमशः जब शताब्दियों में होते गए तो महिलाओं का प्रतिशत बढ़ता गया। तब 17वीं और 18वीं शताब्दी में ऐसा समय आया कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय जो थे वो महिलाओं के विज्ञान में पढ़ाई के लिए खोल दिए गए। खोल दिए गए से मतलब ये हुआ कि समाज में ये माना जाने लगा कि नहीं, महिलाएं भी विज्ञान के क्षेत्र में योगदान करती हैं। तब कहीं जाके आपने एक नाम सुना होगा, प्रोफेसर लॉरा बस्का, जो कि भौतिकी की पहली प्रोफेसर मानी जाती है दुनिया में। और 18वीं शताब्दी आते आते तो पूरे विश्व में महिलाओं का विज्ञान के क्षेत्र में जो योगदान था वो बहुत अधिक बढ़ गया। अब एक और बिंदु मैं लेना चाहूंगी विज्ञान में महिलाओं के योगदान के लिए, कि जो विज्ञान के नोबेल पुरस्कार मिलते हैं, वो नोबेल पुरस्कार उन वैज्ञानिकों को दिए जाते हैं। वहां कोई लैंगिक भेद नहीं होता है कि ये महिला वैज्ञानिक है या ये पुरुष वैज्ञानिक है। तो इस तरह की जो अवधारणा है ये नोबेल पुरस्कारों में नहीं रखी जाती है, मानदंडों में ये कहा जाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर बिल्कुल उत्कृष्टतम शोध कार्य जो हैं वो सामने आते हैं। लेकिन यहाँ एक बात गौर करने की है जो ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं महिलाओं को सामाजिक स्तर पर इतना संघर्ष करना पड़ता है कि वे अपनी जो मौलिक वैज्ञानिक क्षमता है या योग्यता है या निपुणता है उसको भी साबित कर पाने में कितना उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। आप सामने आंकड़े देख पा रहे हैं कि जब 1901 में नोबेल पुरस्कार शुरू हुए और आज 2021 तक के जो नोबेल पुरस्कार मिले हैं, इन पूरी 2 शताब्दियों में विज्ञान के क्षेत्र में 608 पुरुषों को और 23 सिर्फ और सिर्फ 23 महिलाओं। उनमें भी आप देखेंगे कि मैरी क्यूरी को 2 बार मिल गया तो महिलाओं की संख्या सिर्फ 22 हो जाती। तो जो प्रतिशत है वो पुरुषों का 96.35 है और महिलाओं का 3.64%। तो क्या ये लगता है कि जो महिलाएं हैं उन्हें सिर्फ 4%, लगभग 4% जो नोबेल पुरस्कार मिले हैं तो महिलाओं का कोई योगदान नहीं था या उन्होंने कोई काम नहीं किया था इसलिए उन्हें नोबेल
बारी से इन 22 महिलाओं के योगदानों को देखें, तब आप देखेंगे कि सबसे पहला नाम मैरी क्यूरी का आता है, जिन्हें 2 बार अलग अलग विषयों भौतिक और रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। उनका योगदान था रेडियो एक्टिविटी को लेकर, और रेडियो एक्टिविटी से वो इतनी ज्यादा उन्होंने काम किया कि उनका जो अंत हुआ, उनकी जो मृत्यु हुई, रेडियो एक्टिविटी उसका कारण हुआ। तो ये इतनी जो समर्पण की भावना है एक महिला वैज्ञानिक में अपने कार्य के प्रति, वो उसे नोबल बनाती है। और फिर एक बात यहाँ पर गौर करने की है कि लगभग 24 साल के अंतराल के बाद दूसरा नोबेल पुरस्कार जो दूसरी महिला को मिला, वो स्वयं मैरी क्यूरी की ही बेटी थी, आयरीन जूलियट क्यूरी, उनको मिला था। उन्होंने भी रेडियो एक्टिविटी पर काम किया था, और रसायन शास्त्र में वो दूसरी महिला। लेकिन ये जो 24 वर्ष का अंतराल नोबेल पुरस्कारों में पाया गया है, इन 24 सालों में पुरुषों को तो नोबेल पुरस्कार मिला, लेकिन महिला को नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं ये जो 24 वर्ष का इतना लंबा अंतराल है, वो नेपथ्य में चला जाता है। और वो नेपथ्य में जो भी योगदान महिलाओं ने किया, ऐसा तो नहीं कि 24 वर्षों में विश्व की महिलाओं में से किसी भी महिला ने वैज्ञानिक कार्य नहीं किए होंगे, ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये जो 24 वर्ष का नेपथ्य है, उसने महिलाओं को पीछे रखा, और कितना भी काम उन्होंने किया होगा, वो मंच पर नहीं आ सकी, वैश्विक मंच पर वो नहीं आ सकी। तो लगभग 12 वर्ष के अंतराल के बाद फिर से नोबेल प्राइज मिलता है गर्टी थेरेसा कोरी को। मेरे ख्याल से आपको आवाज आ रही है? जी मैडम, जी जी। इनका योगदान था कि किस तरह से उन्होंने पूरा शोध कार्य किया कि शरीर की जो चयापचय क्रियाएं हैं और उससे जो ऊर्जा निकलती है वो कैसे काम करती है। और ये पहली बार था कि चिकित्सा के क्षेत्र में किसी महिला को नोबेल पुरस्कार मिला था। अब आप देखिए कि मैरी क्यूरी को भौतिक में मिला, और पूरे 16 साल के अंतराल के बाद नाभिकीय संरचना में शोध करने वाली मारिया गोल्डबर्ग मेयर को भौतिकी में दूसरी बार, और चौथी वो महिला बनी जिन्हें नोबेल पुरस्कार। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो बड़े बड़े अंतराल हमें दिख रहे हैं, कहीं 16 साल का अंतराल है, कहीं 24 साल का अंतराल है, तो ये जो अंतराल है, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि कार्य तो किए गए महिलाओं के द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में, लेकिन उन्हें नोबेल मानने के लिए, क्योंकि नोबेल मानने के लिए जरूरी ये होता है कि कोई उनके कार्य को वहां नामांकित करे। लेकिन नामांकित करने का कार्य कौन करेगा? समाज करेगा, वो संस्थान करेंगे जहां पर वो महिलाएं कार्य कर रही हैं, लेकिन वहां वो सोच नहीं रही होगी। या वही जो मैंने प्रारंभ में 2 बातें रखी थी कि एक कमतर आंकने की वैश्विक प्रवृत्ति, और दूसरा अनुदान की को अनदेखी करने की परंपरा। तो ये जो 2 बातों को लेकर संघर्ष लगातार चलता रहा उन वर्षों में, और इसलिए अंतरालों पर महिलाओं को विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिले। लेकिन यहाँ आप देखिए 1963 और फिर 1964 में फिर से महिलाओं को एक डोरोथी को मिला, ये रसायन शास्त्र में मिला था, और उनका योगदान ये था कि उन्होंने प्रोटीन क्रिस्टलोग्राफी पर एक तकनीकी विकसित की थी, और जिससे एक्सरे जो मशीन है या एक्सरे से संबंधित जो कार्य हैं उनको उन्नत किया जा सके। तो इस तरह से ये 5वीं महिला थी। फिर आप देखेंगे कि फिर एक लंबा बड़ा अंतराल आ गया, 13 साल का अंतराल आया, और दूसरी बार चिकित्सा के क्षेत्र में रोजलिन सलमानो यादव, इनको मिला था। और इनका योगदान ये था कि इन्होंने मधुमेह जो रोग होता है उस पर ये शोध करते हुए ये पाया कि मधुमेह जो है, जो पहले से बात चली आ रही थी कि इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है, तो रोजलिन ने ये बताया कि मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी के कारण तो होता ही है, लेकिन साथ में जो शरीर की अनियमितताएं हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसके कारण भी मधुमेह रोग होता है। तो इस तरह से ये दूसरी बार विश्व स्तर पर चिकित्सा के क्षेत्र में मिला। फिर एक 6 बार श्रृंगार के अंतराल के बाद बारबरा को मिला, और उन्होंने आनुवांशिकी के क्षेत्र में बहुत अधिक कार्य किया। 3 वर्ष का, अब देखिए अंतराल कम होते जा रहे हैं, यानी कि सामाजिक स्तर पर, स्थानिक स्तर पर महिलाओं के वैज्ञानिक योगदानों की सराहना जो है वो की जा रही है। लेकिन इसमें एक चीज और गौर करने की कि ये जितने भी पुरस्कार आप देख रहे हैं नोबेल के, वो चिकित्सा के क्षेत्र में है। जो अंतराल कम भी हो रहा है तो वो चिकित्सा के क्षेत्र का है। आज हम बात किस किस विषय की कर रहे हैं? रसायन, भौतिकी, इंजीनियरिंग और
दवा बनाई थी। ये एक अमेरिकी जैव रसायनज्ञ थी और उन्होंने जब एंटीवायरल दवा बनाना शुरू किया तो उससे आज के समय का जो वर्तमान में जितना भी दवा उत्पादन से संबंधित प्रयास चल रहे हैं उसमें ये नींव का पत्थर साबित। तो इस तरह से एक और नाम आता है जो 7 साल के अंतराल के बाद मुस्लिम पोलार्ड को मिलता है और उन्होंने भी आनुवंशिकता पर कार्य किया था। यहाँ पे आप गौर करेंगे कि उनको चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। और सबसे बड़ी बात मैं इनके बारे में बताना चाहूंगी कि क्रिस्टियन मुस्लिम जो है वो गोवा भी आई थी। तब मैंने उनका कार्यक्रम मैं भी शामिल हुई थी और उन्होंने किस तरह से अपने संघर्ष के बारे में बताया कि कितनी मुश्किलों के बाद जाकर उन्हें उनकी किए गए चिकित्सा में किए गए उनके शोध कार्यों को लोगों ने माना। विज्ञान जगत में आम लोगों को तो आप छोड़ दीजिएगा, विज्ञान जगत में खुद वैज्ञानिकों महिलाओं को कितना संघर्ष करना पड़ता है। साथ साथ एक लैब का उनका एक लैब में काम करने के अलग संघर्ष होते हैं, संस्थान में काम करने के संघर्ष होते हैं, समाज में काम करने के संघर्ष होते हैं और साथ ही साथ उनका जो अपना वैज्ञानिक कार्य हो रहा है उसे। तो दुगनी ऊर्जा के साथ महिलाओं को विज्ञान के क्षेत्र में काम करना पड़ता है सिर्फ इन सामाजिक तथाकथित मुद्दों के कारण। और इसलिए उन्होंने मुस्लिम ने एक किताब लिखी थी कमिंग टू लाइफ। उस किताब में उन्होंने अपने शोध के साथ साथ उनको जो भी संघर्ष करना पड़ा उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। फिर 9 साल के अंतराल के बाद फिर से चिकित्सा के क्षेत्र में मिलता है लिंडा ब्राउन को 2004 में, जिन्होंने की 1000 जीनों की खोज की थी कि किस तरह से सूंघने की जो प्रवृत्ति होती है उसमें ये जीन काम करते हैं। फिर आता है 4 साल के, यहाँ देखिए ये अंतराल में वही कहना चाहती हूँ, अंतराल क्रमशः कम हो रहे हैं लेकिन विषय नहीं बदल रहे, विषय वही चिकित्सा का चल रहा है, यानी जीव विज्ञान का चल रहा है। भौतिकी और रसायन से महिलाएं काफी दूर हैं। इन्होंने HIV पर काम किया था फ्रांकोइटिस ने। फिर से चिकित्सा के क्षेत्र में एलिजाबेथ को 2009 में और कैरोल को मिला था और इन्होंने मानव गुणसूत्रों पर कार्य किए थे। फिर हम देखते हैं यहाँ एक बहुत बड़ा जो अंतराल आप देखेंगे, 45 साल के बाद रसायन विज्ञान के क्षेत्र में महिला वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला था उनके राइबोसोम पर किए गए कार्यों के लिए, और ये थी योनाथ। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो 45 साल का अंतर दिखता है नोबेल स्तर पर, इन 45 सालों में कितनी महिलाओं ने रसायन के क्षेत्र में कार्य किए होंगे इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन पूरे 45 साल के बाद एक नोबेल स्तर पर महिलाएं अपने आप को स्थापित कर पाई। 2014 में फिर से मेग्रिट मोजर को चिकित्सा के क्षेत्र में मिला। फिर यू, ये तो बड़ी ही बुजुर्ग महिला हैं, कब से इन्होंने काम किया हुआ था, ये चीन की महिला है। मलेरिया के लिए इन्होंने दवा बनाई थी अर्टेमाइसिनिन, और दक्षिण अफ्रीका में जितने भी मलेरिया से संबंधित चुनौतियां थी उसमें इनकी यू की ये जो दवा थी इसने बहुत ही सहयोग किया था। लेकिन इनको खुद को अपने आप को स्थापित करने में बुजुर्ग बन जाना पड़ा, जबकि काम ये युवा अवस्था से कर रहे थे। अब देखिए 55 साल का एक बड़ा अंतराल जो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार में दिखाई दिया कि 55 साल के बाद डोना स्ट्रिकलैंड को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार। उनका योगदान ये रहा कि उन्होंने एक ऐसी तकनीक विकसित की कि नेत्र शल्य चिकित्सा जो हो रही है उसका काफी प्रयोग किया। फिर फ्रांसिस अर्नोल्ड को मिलता है ये 9 साल के बाद मिला। फिर 2 साल के बाद भौतिकी में एंड्रिया गेज को मिलता है। इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। इन्होंने ब्लैक होल के पास जो गुरुत्वाकर्षण है वो कैसे कार्य करता है ये भौतिक क्षेत्र में अपने आप में बहुत बड़ी है। और ये 2020 क्योंकि 21 किसी को मिला, 2020 में आपने जितने लोग बैठे हैं सबने ये शब्द जरूर सुना होगा, आनुवांशिक कैंचियां। तो ये 2 महिलाओं को मिला था 2020 में और ये रसायन में मिला छठवां। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि विश्व स्तर पर किस तरह से नोबेल पुरस्कारों को दृष्टिगत रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं का योगदान तो बहुत अधिक होता है विज्ञान के क्षेत्र में, हाँ योगदान रहा है, लेकिन उसका आकलन उतना नहीं हो पाता है जितना उसे होना चाहिए। अब हम आते हैं भारत के संदर्भ में। भारत में भी वही बात आपको दिखाई देगी कि 96 से लेके अभी ये आंकड़े जो
उनमें सबसे बड़ा नाम है डॉक्टर आनंदीबाई गोपाल राव जोशी का। आप में से बहुत लोग इनसे परिचित होंगे। ये सिर्फ 21 साल की थी जब इनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन लगभग 11 साल में इनका विवाह हो गया। इनका एक बेटा हुआ जिसकी मृत्यु हुई। तब इन्होंने घर में बैठकर ही सोचा कि ऐसा क्या हुआ जो उनका बेटा गुजर गया, तो उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई घर पर ही पढ़ना शुरू की। उनके हस्बैंड जो थे उन्होंने फिर जाना कि उनकी वाइफ में बहुत क्षमता है, अद्भुत क्षमता है, तो उन्होंने फिर मेडिकल कॉलेज ऑफ पेंसिल्वानिया में उनका एडमिशन कराया। और 1886 में पहली पहली महिला थी भारत की जो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि से सम्मानित हुई थी। वो डॉक्टर बनी, भारत आई, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें तपेदिक हुआ और वो चल बसी। वहां से लेकिन रास्ते खुल जाते हैं। यहाँ भी चिकित्सा के क्षेत्र में ही हम देखते हैं। दूसरा नाम भारत में उस दौर में आता है 18वीं शताब्दी में, ये है डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली, जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ थी। इन्होंने भी भारत में चिकित्सा या महिला डॉक्टर के बनने के द्वार खोले थे। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर जानकी अम्माल भी उन्हीं दिनों की हैं जिन्होंने, सोचिए ये वो दौर था भारत के संदर्भ में, आप सोचें कि जहां लड़कियां दहलीज लांघने में मुश्किल में रहती थी, घर से बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल था। उस दौर में यदि डॉक्टर जानकी अम्माल जैसी विदुषी पीएचडी करती हैं विश्वन विश्वविद्यालय में जाके और गन्ना और घास की प्रजातियों पर उत्कृष्ट शोध कार्य करती हैं, तो ये अपने आप में अनमोल योगदान जो है उनका बन जाता है। इसी तरह से डॉक्टर कमला सोहनी भागवत के बारे में भी आप सभी जानते हैं, और इनके बारे में जो एक मशहूर किस्सा किस्सा नहीं बल्कि हकीकत थी कि जब इन्होंने डॉक्टर सीवी रमन जब आईआईएस यानी राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान जो बेंगलुरु में है उसके वो निदेशक थे उस समय, सोहनी कमला भागवत जो है वो चाहती थी कि वो उस इंस्टीट्यूट में पढ़े, लेकिन तब तक उस इंस्टीट्यूट में एक भी लड़की नहीं पढ़ती थी। रमन ने कह दिया कि नहीं, हम लड़कियों को प्रवेश नहीं देंगे। तब कहीं जाके इन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत बड़ी कहानी है, और लेकिन इन्होंने अपने आप को रमन के सामने स्थापित किया और आईआईएस में इन लड़कियों की पढ़ाई के लिए जो है द्वार खोले। तो ये बड़े बड़े नाम हैं हमारे देश के। डॉक्टर आसिमा चटर्जी हैं, डॉक्टर विभा चौधरी हैं, इनकी भी अपनी एक कहानी है। ये तो बिल्कुल कहना चाहिए कि इन्होंने इतना काम किया, लेकिन उस समय भी इन्हें कोई नहीं जानता था और आज के दौर में भी इन्हें कोई नहीं जानता। लेकिन जब राजेंद्र सिंह ने एक किताब लिखी द स्टोरी ऑफ एन इंडियन वुमन साइंटिस्ट, उसमें विभा चौधरी का नाम सामने आया कि किस तरह से उन्होंने उस दौर में भारत में विज्ञान के क्षेत्र में अपना योगदान दिया था। ओसोन कण के बारे में सब जानते हैं, लेकिन ओसोन कण के लिए विभा चौधरी ने जो योगदान दिया उसके बारे में कभी कोई चर्चा नहीं करता है। अब इंजीनियरिंग के क्षेत्र की बात की जाए तो उस दौर में श्रीमती ए ललिता, शकुंतला भगत, राजेश्वरी चटर्जी, इन्होंने इंजीनियरिंग के लिए एक नींव जो है भारतीय महिलाओं के लिए स्थापित की। इसी तरह से दूसरे क्षेत्र हैं जैसे मौसम विज्ञान है, समुद्र विज्ञान है, अंटार्कटिका है, गणित है, उसमें आप अन्नामणि है, अदिति पंत है, मंगला नागलीकर हैं। इन सब महिलाओं का योगदान जो है उसे हम बिल्कुल सीमित समय में हम उस बात पर चर्चा ज्यादा नहीं कर सकते, इसलिए मैं सिर्फ इनका नाम ले रही हूँ। लेकिन इस समय आप ये देखेंगे कि किस तरह से ये वो महिलाएं थी जिन्होंने उस दौर के भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज, भारतीय परंपराओं से लड़ते हुए अपने आप को स्थापित किया। अब धीरे धीरे जब हम 19वीं सदी के या 20वीं सदी के पास आते हैं तो आपने नाम सुना होगा डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा, जिन्होंने भारत में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया और भारत की उन महिलाओं को जिन्हें ये सुनना पड़ता था कि तुम माँ नहीं बन सकती हो, उस सोच को खत्म करने के लिए एक वैज्ञानिक तोड़ दिया, एक वैज्ञानिक हल दिया। तो इनका योगदान जो है सामाजिक दृष्टिकोण से भारत के लिए कितना मूल्यवान है। इसी तरह से डॉक्टर रोहिणी गोडबोले जो हैं, ये हमारे वर्तमान की कितनी बड़ी वैज्ञानिक हैं। इनका फिजिक्स के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है और इतना बड़ा योगदान है कि उन्हें फ्रांस के प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया, ये अपने आप में। और पद्मश्री मिला, ये पहली महिला थी जिनको कि विज्ञान के क्षेत्र में जो है पद्मश्री मिला था। इसके अलावा जीव विज्ञान और अंटार्कटिका में हमारी
डॉक्टर चंद्रिमा शाह हैं, रोटा पैरिस जिन्होंने बनाया था, डॉक्टर गगनदीप कांग हैं, ये सब वो महिलाएं। लेकिन ये आप देखिए कि ये क्रमशः जो है समाज बदल रहा है, उसकी सोच बदल रही है। इसलिए महिलाओं का के जो कार्य करने की, विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने की जो तेज है, वो आपको चेहरों पर भी दिखाई देगा। जब हम प्राचीन अपनी वैज्ञानिक महिलाओं को देखते हैं, उनका तेज देखते हैं, उनमें वही बात है, लेकिन समाज से संघर्ष करने की जो उनकी जो भाव है वो चेहरे पर आते हैं। लेकिन आज अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो हमारी मिसाइल वुमेन है, टेसी थॉमस है, ऋतु वर्धन है, मुथैया वनिता है, उनमें वो आत्मविश्वास उनके चेहरे पर है, क्योंकि वो जो ऊर्जा उन्हें समाज से लड़ने के लिए करनी पड़ती थी, वो इस समय कम हो गई। तो इस तरह से इन सारी महिलाओं का योगदान जो है, जो भागीदारी है, वो बढ़ रही है। विश्व के स्तर पर यदि आप देखें तो फिर भी भागीदारी प्रतिशतों में बड़ी कम दिखती है। विश्व स्तर पर देखिए सबसे कम 19% और सबसे ज्यादा 40% दिखाई देती है, जो कि बहुत कम है। इसको बढ़ना चाहिए। भारत के संदर्भ में देखिएगा तो एक बहुत अच्छी बात जो है कि पूरे विश्व के साथ जब हम कंपटीशन करते हैं तो भारत का प्रतिशत स्टेम के क्षेत्र में बड़ा है। ज्यादा जो लड़कियां हैं, जो हमारी 43% जो लड़कियां हैं स्टेम में स्नातक है, बीएससी, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा है। और इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि 14% हिस्सेदारी बस स्टेम के क्षेत्र में महिलाओं की है। ये आंकड़े दर्शाते हैं। और फिर हम उसी बात पर घूम के आते हैं कि भागीदारी की कम होने का कारण क्या है। और वही सामाजिक बातें हैं, अधिकारिता है, पितृसत्तात्मकता है, घरेलू है, जिम्मेदारियां हैं, और पीड़न आजकल जो बढ़ गया है, असुरक्षा की भावना जो है, ये सब चीजें जो है महिलाओं को उनके योगदान के लिए आड़े आती है। लेकिन आज के दौर में जिस तरह से ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जा रहे हैं और भारत के संदर्भ में डीएसटी यानी कि जो हमारा विज्ञान विभाग है, वो विज्ञान ज्योति योजना, जीएटी योजना, किरण योजना, ऐसी अनंत कई योजनाएं हैं जिनको लेकर आए हैं। और इनके माध्यम से लड़कियों को, महिलाओं को एक भरोसा हुआ है कि वो जो है अपना काम अच्छे से कर सकती हैं। जो वो चाह रही हैं वो कर पाएंगी। और मुझे आशा है कि इस तरह का जो योगदान है वो जरूर और आगे बढ़ेगा। और ये जो मिथक हैं लड़कियों को कम आंकने के, वो समाप्त होंगे। तब कहीं जाकर विज्ञान का समग्र जो योगदान है और समग्र जो प्रगति है वो विश्व में और भारत में हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।